हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। और आज हम 10th क्लास एसएसटी के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि एग्रीकल्चर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर हालांकि बड़ा है, लेकिन आपने इसके जो टॉपिक्स है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पहले पढ़ रखे हैं। इस वजह से आज जब भी आप इसको पढ़ेंगे या फिर वीडियो को जब भी देखेंगे तो आपको ऐसे पढ़ा पढ़ा लगेगा कि हाँ ठीक है, ओके, सिंपल चैप्टर है, इस तरह से। तो शुरू करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, कृषि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? तो भारत एक कृषि प्रधान देश रहा हुआ है, ये बात सही है। हमारे यहाँ पर हमेशा से हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा से कृषि से प्रभावित रही हुई है। जहाँ की 2/3 जनसंख्या, देखो कितनी जनसंख्या की बात की जा रही है, तो 2/3 जनसंख्या की बात की जा रही है जो किस प्रकार के कार्यों में संलग्न है। तो हम देखते हैं ये एग्रीकल्चर संबंधी गतिविधियों में संलग्न है। तो 2/3 बहुत बड़ा रेशियो है, होता है किसी भी देश में। यानी प्राइमरी एक्टिविटी का ये सोर्स है 2/3। इसको अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। 2/3 बहुत बड़ा रेशियो होता है, लगभग 66% हो गया है। कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे हमने क्रियाकलाप पढ़ रखे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप पढ़ रखे हैं, जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप के रूप में हम एग्रीकल्चर यानी कृषि को जानते हैं, जिसमें हमारे लिए खाद्यान्न। देखो किस प्रकार का एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फिर करते हैं हम, तो खाद्यान्न, दलहन फसलें होती है, तिलहन फसलें होती है और रेशेदार फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखो खाद्यान्न फसलें की कौन सी फसलें हो गई जिनको हम खाते हैं। जैसे गेहूं को हम खा सकते हैं, चावल को हम खा सकते हैं, मक्का को हम खा सकते हैं, ज्वार, बाजरा, इन सबको हम खा सकते हैं और हमारे उदर पूर्ति के लिए ये सफिशियंट भी होती है। तो खाद्यान्न फसलें होती है। फिर दलहन में जैसे हमारे वेजिटेबल्स के अलावा, यानी हमारी जो सब्जियां होती है उसमें जैसे मूंग की दाल हो गई, अरहर की हो गई है ना। इस तरह की जो दलहन फसलें हैं, चना हो गया है, ये सब दलहन फसलों में शामिल किया जाता है। तिलहन फसलों में क्या होगा? ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, जैसे सरसों हो गया है, तिल हो गया है, सूरजमुखी हो गया है। इस प्रकार की फसलों का उत्पादन हम तिलहन फसलों में शामिल कर लेते हैं। रेशेदार फसलें यानी फाइबर क्रॉप से ये ऐसी फसलें जिनसे हमें रेशे की प्राप्ति होती है, जैसे कपास हो गया है, और कपास के अलावा जैसे जूट हो गया है। दो महत्वपूर्ण फसलें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये रेशेदार फसलें होती है। अब हम पढ़ते हैं कृषि के प्रकार। देखो कृषि के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो आपके सिलेबस के अनुसार, है ना, इसको बिल्कुल क्लेरिफाई किया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। तो एक बार तो इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत देश में कृषि एक प्राचीन आर्थिक क्रियाकलाप रहा हुआ है, एकदम सही है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भारत में भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। तो ये बात सही है, हमारे देश में हमेशा से एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण रहा हुआ है, और जैसे जैसे टाइम बदला है वैसे वैसे कृषि करने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उसमें भी परिवर्तन होता रहा है, जो निम्न प्रकार से है। देखो कौन कौन से प्रकार देखेंगे हम, ये जो परिवर्तन हो रहा है एग्रीकल्चर कृषि करने की जो प्रक्रिया है, पद्धति है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जैसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, जिसको हम स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जानते हैं बच्चों, स्थानांतरित कृषि, ये स्थानांतरित कृषि हो गया है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि यानी इस प्रकार का एग्रीकल्चर जिसमें केवल हम उदर पूर्ति यानी पेट भरने के उद्देश्य से हम एग्रीकल्चर करते थे। इसका हमने फॉर्मेट देखा है स्थानांतरित कृषि के रूप में। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए क्या करता था, एक जगह पर 2 या 3 साल के लिए एग्रीकल्चर करता था। उसकी जमीन की गुणवत्ता जैसे खत्म हो जाती थी, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर एग्रीकल्चर करता था। इस वजह से इस कृषि को हम क्या बोल देते हैं? स्थानांतरित कृषि भी बोल देते हैं। फिर गहन जीविका कृषि है, ये दूसरा प्रकार है। जैसे मनुष्य में समझ डेवलप हुई, अब वह ऐसे वन क्षेत्र में इधर उधर विचरण करके एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है, वो अब स्टेबल लाइफ या जीवन बिता रहा है। जैसे नदी के किनारे उसने घर बना लिया और उसी के पास में उसने अपना एक बड़ा सा खेत बना लिया है और उसी खेत में वो एग्रीकल्चर कर रहा है। लेकिन क्योंकि अब जनसंख्या वृद्धि हो गई, अब जनसंख्या वृद्धि, जैसे एक किसान है एग्रीकल्चर कर रहा था उसके लिए सफिशियंट था, लेकिन अब जनसंख्या वृद्धि से जैसे उसकी 4 संतानें हो गई है, तो वो जो जमीन का एरिया है वो कम हो गया है। तो उस कम जमीन के एरिया में भी उसे ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो गहन निर्वाह कृषि पद्धति को अपनाता है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? गहन निर्वाह कृषि। फिर आगे जाके जैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ, तो खाद्यान्न फसलों के अलावा उसे लाभांश प्राप्त करने के लिए उसने वाणिज्यिक या फिर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना प्रारंभ कर दिया। जैसे मूंगफली का उत्पादन किया, जैसे कपास का उत्पादन किया, जैसे जूट का उत्पादन किया।
फिर आने वाले टाइम में जैसे चाय, कॉफी का, रबड़ का, इन सब का प्रोडक्शन उसने करना प्रारंभ कर दिया, जो कि कॉमर्शियल या फिर वाणिज्यिक कृषि की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इस कृषि के बदलते हुए प्रारूप को हम देखते हैं। ये जो परिवर्तन है ये एग्रीकल्चर में होता है। इसको इसी प्रकार से एक्सप्लेन करना है आपको अपने आंसर राइटिंग में कि कृषि के प्रकार और कृषि के प्रकारों में प्रारंभिक, गहन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलेंगे जिसमें आपको दिखाई दे रहा है इसका डिटेल कि जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है। इसको एक बार पढ़ लेंगे बच्चों। वैसे तो हमने समझ लिया है, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो डाटा है तो उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि यानी प्राचीन कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ आदि के माध्यम से परिवार के सदस्य या सामुदायिक रूप से केवल परिवार के भरण पोषण के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता था उसे हम क्या बोल रहे हैं, जीवन निर्वाह कृषि। क्लियर है? भूमि के छोटे टुकड़े पर जो प्राचीन हमारे औजार थे, जैसे लकड़ी हो गई, कुदाली हो गई, फावड़ा हो गया है, जो लकड़ी के हल है, उनके माध्यम से ही हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, परिवार के लोग कर रहे हैं और कुछ समुदाय यानी परिवार का जो समुदाय है वो मिलकर एग्रीकल्चर कर रहा है। इस प्रकार की कृषि को हम जीवन निर्वाह या फिर स्थानांतरित कृषि के रूप में जान रहे हैं। फिर इस प्रकार की कृषि को हम कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आईएमपी कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट कर लेना। पूछा जाता है कर्तन दहन कृषि किस प्रकार की कृषि है, तो स्थानांतरित कृषि को हम क्या बोल रहे हैं, कर्तन दहन कृषि। हो क्या रहा है, कर्तन मतलब काटो और दहन यानी जलाओ, यानी जंगली एरिया में जाओ, वृक्षों को काटो, दहन उसे साफ करो और जो वनस्पति बच गई है उसको जला दो। तो नाम बन गया है कर्तन दहन कृषि, या फिर इसी को हम स्थानांतरित कृषि बोल देते हैं और इसी को हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी में इसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं। तो वापस से रिपीट कर लेते हैं, इस प्रकार की कृषि को हम कर्तन दहन कृषि के रूप में जानते हैं। कृषि के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हम जमीन के छोटे टुकड़े को साफ करते हैं, बची हुई वनस्पति को जलाते हैं, समतल मैदान का निर्माण करते हैं और इसके पश्चात परंपरागत कृषि औजारों से हम कृषि गतिविधियों को अंजाम देते हैं। क्लियर? ये डाटा आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों। जब भी आपसे आंसर राइटिंग में इससे टिप्पणी करवाएगा कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि पे टिप्पणी कीजिए, तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। आगे चलते हैं। यह कृषि क्षेत्र में 1 या 2 वर्ष के लिए की जाती है तथा मृदा की गुणवत्ता नष्ट होने पर उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इस वजह से इस प्रकार की कृषि को हम क्या बोल देते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को हम स्थानांतरित कृषि के रूप में जानने लगते हैं। क्लियर बच्चों? तो इसको नोट कर लेना, क्योंकि हम जगह बदल बदल के कर रहे हैं, इस वजह से इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो देखो 3 नाम आ गए हैं आपके इस जैसे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जैसे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं और स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर बच्चों? अब स्थानांतरित कृषि के अन्य देशों में जो अन्य देश के जो राज्य हैं, सॉरी, स्थानांतरित कृषि के हमारे देश में जो अन्य राज्यों में इसके प्रचलित नाम है उनकी बात की जा रही है। देखो, अलग अलग राज्य, अलग अलग कल्चर संस्कृति होता है, लैंग्वेज अलग होता है, इसी बेसिस पे स्थानांतरित कृषि के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। तो जैसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस रूप में जाना जाता है, तो वेबर या दहिया के रूप में जाना जाता है। क्लियर बच्चों? आंध्र प्रदेश में इसे किस रूप में जाना जाता है, तो पोंडो अथवा पेंडा के रूप में जाना जाता है। ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या फिर परिगा के रूप में जाना जाता है। पश्चिम घाट में इसी को कुमारी के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा कृषि महत्वपूर्ण है बच्चों, है ना, आईएमपी कर लेना। उसके बाद में हिमालय क्षेत्र में इसे खिल के रूप में जाना जाता है। झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसी कृषि को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, एक तो झूम कृषि, वालरा कृषि, ये शब्द महत्वपूर्ण है, इनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। बाकी 3 नाम आपको पता है और अन्य प्रचलित नाम ये है। तो आपको एक बार इसको पढ़ना है, हालांकि बोर्ड एग्जाम में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी इनको इंपोर्टेंट कर लेना। वालरा कृषि हो गया, झूम कृषि हो गया, स्थानांतरित कृषि हो गया है ना, जीवन निर्वाह कृषि हो गया है। तो इसको अपन बिल्कुल याद करेंगे और ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलेंगे। अब अन्य राष्ट्रों में झूम कृषि के प्रचलित नाम, तो जैसे भारत देश के अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हैं, इसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक स्तर पे इस स्थानांतरित कृषि के कुछ प्रचलित नाम हैं जिनको हम निम्न प्रकार से जान सकते हैं बेटाओ। कैसे जानेंगे, तो देखो दिखाई दे रहा है आपको मैक्सिको या फिर अमेरिका,
तो मैक्सिको और अमेरिका में इस कृषि को मिल्पा के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्विक स्तर वाले जरूर पूछे जाते हैं। आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको या अमेरिका में किस रूप में जाना जाता है, तो मिल्पा के रूप में जाना जाता है। वेनेजुएला में इस कृषि को कोनुको के रूप में जाना जाता है। ब्राजील में इस कृषि को रोका के रूप में जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में इसे मजोले के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में इसे रे के रूप में जाना जाता है। तो आपको मिल्पा, कोनकू, रोको, मोजेला, लदांग और रे ये याद करने ही होंगे बेटाओ। आप राज्य में केवल 3 याद कर लेना, लेकिन जो इंटरनेशनल वाले हैं वो वर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये 1 या 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों। आगे चलेंगे। अब हम स्थानांतरित कृषि के बारे में पूरा डाटा जान चुके हैं। अब हम गहन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गहन निर्वाह कृषि, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि कम एरिया में हमें ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, तो हम किस प्रकार का एग्रीकल्चर करते हैं, गहन निर्वाह कृषि। पाठ्य पुस्तक में जो डाटा है वो इस प्रकार से देखो। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है। देखो आ गई है वही बात कि एरिया कम है लेकिन परिवार की संख्या बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, गहन निर्वाह कृषि करते हैं। फिर यह श्रम गहन कृषि है, तो बिल्कुल सही बात है, ज्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, जो केमिकल है, जैव रसायन है, उनका प्रयोग कर लेते हैं। सॉरी, केमिकल नहीं, जैव रसायनों का उपयोग करते हैं और सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो अधिक उत्पादन के लिए देखो अब हम क्या करने लगे, जैसे मैंने बताया था, स्थानांतरित कृषि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, जमीन की गुणवत्ता है वो बंजर होती चली जा रही थी, तो हम जगह को छोड़कर ही दूसरी जगह चले जाते थे। अब हमने नदी के किनारे अपना घर बना लिया है, खेत बना लिया है, तो उसको घर को वापस से बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ही स्थान पर रहना पसंद करते हैं और जैव रसायनों का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने सिंचाई पद्धति, यानी ये भी टेक्नोलॉजी है, इसका आविष्कार कर लिया ताकि ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। यानी एक ही ऋतु में एक ही कृषि वर्ष में रबी, खरीफ और जायद तीनों का उत्पादन कर सके। ज्यादा उत्पादन करना है, इस वजह से इसे हम क्या बोल रहे हैं, गहन निर्वाह कृषि। क्लियर बच्चों? तो फिर आगे चलेंगे। अगला जो कृषि का प्रकार है, जो परिवेश बदला और हमने एग्रीकल्चर को अपनाया, वो है वाणिज्यिक कृषि। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, जैसे कि मैंने बताया था। इस प्रकार का एग्रीकल्चर कब करेंगे हम, जब हम अपनी उदर पूर्ति की आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि लाभांश प्राप्त करना है। अब हमें लाभांश, एक बड़ी मात्रा में हमें प्रॉफिट यानी मुनाफा लेना है, तब हम क्या करेंगे, वाणिज्यिक कृषि करेंगे। तो पढ़ते हैं। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बेचकर एक बड़ा मुनाफा प्राप्त करना होता है। बहुत सही बात है, एक बड़ा मुनाफा प्राप्त करेंगे, इस वजह से इस प्रकार का एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इस प्रकार की कृषि में किसान आधुनिक उपकरणों, देखो अंडरलाइन कर लेना, आधुनिक उपकरणों, रासायनिक उर्वरकों, बीजों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले कीटनाशकों का उपयोग करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादन यानी प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल सही, जैसा एक्सप्लेनेशन किया था। तो डिफरेंसेस देख लेना बच्चों। जैसे स्थानांतरित कृषि में हम आदिम कृषि कह रहे थे, जिसमें हम जगह बदल बदल के कर रहे थे, हमारा लाइफ भी ऐसे जंगली अवस्था टाइप था। फिर हमने परिवार बसाया, तो हमने एक ही स्थान पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमें, क्योंकि परिवार में जनसंख्या ज्यादा थी, तो हमने कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर लिया। फिर हम क्या करें, अब हम, क्योंकि हम खाद्यान्न, जैसे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, पेट के भरण पोषण के लिए हमारे पास सफिशिएंट प्रोडक्शन यानी कृषि उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, लाभांश प्राप्त करने के लिए अब हम कॉमर्शियल या वाणिज्यिक कृषि को हम अपना लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कृषि के प्रकार हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से क्लेरिफाई कर देना है। इस प्रकार की कृषि में देखो, जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है उसके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं अति लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन में। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बताएंगे, रबड़ बताएंगे, कपास बताएंगे, चाय, कॉफी, गन्ना, केला, ये सब इस प्रकार का एग्रीकल्चर है। तो ये सब हमारा कॉमर्शियल या वाणिज्यिक प्रकार का कृषि है। ठीक है, नोट करके ये भी लिखेंगे, रोपण कृषि। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में देखो बच्चों, हम रोपण कृषि को भी शामिल करते हैं। क्या होगा इसमें, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें पौधों की साख को तैयार किया जाता है बच्चों। साख तैयार हो जाती है, देन उसको जमीन के इक्वल डिस्टेंस पे, यानी समान डिस्टेंस पर, दूरी पर उसको रोपा जाता है। कीचड़ नुमा खेत बना लेते हैं, देन हम पौधे की साख को तैयार करके उसको रोपते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस पे हम रोपते चले जाते हैं। इस वजह से इस कृषि को अपन क्या बोल रहे हैं, रोपण कृषि। क्या होता है, रोपण कृषि भी वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जो उद्योगों
जो उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस का काम करता है। देखो कृषि और जो हमारा उद्योग है उसको जोड़ने का जो काम कर रहा है, अंतरापृष्ठ इंटरफेस के रूप में जो काम कर रहा है, वो रोपण कृषि है। रोपण कृषि में पौधों की पौध को तैयार किया जाता है, यानी साग को तैयार किया जाता है और एक निश्चित अंतराल पर उसे बो दिया जाता है, इसलिए यह एक श्रम प्रधान कृषि दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चावल जो है उसका जो उत्पादन है वो इसी प्रकार से किया जाता है। उसमें कीचड़नुमा खेत होता है, उसमें समान डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, पौधों की पौध को इस तरह से जमीन में रोपते चले जाते हैं। अब क्योंकि एक एक व्यक्ति पौधों को कब तक रोपता चला जाएगा, इस वजह से इसे मजदूर यानी लेबर यानी किसानों की जरूरत पड़ेगी ज्यादा मात्रा में, इस वजह से इसे क्या बोल रहे हैं हम, एक श्रम प्रधान एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं। क्लियर बच्चों, इसको नोट करके आप लोग इस तरह से मेंशन कर लेना। नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चों, शस्य प्रारूप और ऋतु के आधार पर एग्रीकल्चर है ये बच्चों। देखो आप लोगों को बिल्कुल ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शस्य प्रारूप के आधार पर एग्रीकल्चर को एक्सप्लेन कीजिए या फिर एग्रीकल्चर पर टिप्पणी कीजिए। तो ये वर्ड ध्यान रखना, शस्य प्रारूप और ऋतु के आधार पर कृषि का जो वर्गीकरण है वो एक ही चीज है। आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत पुराना पैटर्न हो गया है कि ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण कीजिए, तो ऋतु के आधार पर मेरे को लगता है आप सब लोग जानते होंगे रबी खरीफ और जायद फसलें होती है। ये 8th क्लास में पढ़ा है आपने, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, अब 11th 12th में जैसे आर्ट्स ले लेंगे तो वहां पे भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन इधर वर्ड कौन सा यूज में लिया गया है, शस्य प्रारूप, तो क्वेश्चन यही पूछता है वो। अब देखो अगर ये पूछ लिया गया और आप लोग पढ़ के नहीं गए तो आपको आते हुए भी आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। क्या पूछ रहा है, शस्य प्रारूप के आधार पर कृषि का वर्गीकरण कीजिए। अगर आप शस्य प्रारूप का मतलब आपने इससे नहीं लिया तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, शस्य प्रारूप को ही हम क्या बोलते हैं, ऋतु के आधार पर एग्रीकल्चर यानी कृषि का वर्गीकरण। तो बहुत सिंपल सा है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। देखो हमारे एक वर्ष में रबी खरीफ और जायद की फसलें होती है, सही बात है। तो देखो रबी यानी शीतकालीन, खरीफ यानी वर्षा ऋतु और जायद यानी ग्रीष्मकालीन फसलों की बात की जा रही है। अब इसका डिवीजन भी देखो कितना अच्छे से कर रखा है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। रबी यानी शीतकालीन जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर माह में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये इस प्रकार की कृषि के उदाहरण हैं। खरीफ यानी वर्षा ऋतु की फसल है, तो दिखाई दे रहा है जुलाई माह में इसे बोया जाता है, लगभग जून के बाद में, और जुलाई के जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें इसको बोया जाता है। देन सितंबर अक्टूबर में ये फसल तैयार हो जाती है। बरसाती फसल है बच्चों, जैसे चावल हो गया है, मक्का हो गया है, ज्वार हो गया है, बाजरा हो गया है, तुर यानी अरहर हो गया है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, इस प्रकार के एग्रीकल्चर में अपन शामिल करते हैं। फिर जायद की फसल हो गई है जो ग्रीष्मकालीन फसल है। तो मार्च से जून लास्ट के मध्य तक जायद की जो ग्रीष्मकालीन जो जायद ऋतु की फसल है उसका उत्पादन किया जाता है, जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां तथा चारा फसलों को हम शामिल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार और देन आप नोट्स की कॉपी में इसे बिल्कुल मेंटेन कर लेंगे। जब भी आपसे निबंधात्मक या लघुत्रात्मक टाइप से पूछा जाएगा तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा। पैराग्राफ में इसी डायग्राम को आप पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आगे चलेंगे, भारत की मुख्य फसलों की बात करेंगे अब हम। तो मिट्टी की गुणवत्ता और जलवायु, देखो दोनों चीजें शामिल करेंगे अपन। मिट्टी की गुणवत्ता, जलवायु और भौतिक स्थिति के आधार पर भारत में खाद्यान्न फसलों और अखाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही है। फर्स्ट, खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जिनको हम भरण पोषण, पेट के भरण पोषण के लिए, यानी जिनको हम खा सकते हैं उनको खाद्यान्न फसलें कह रहे हैं। अखाद्यान्न फसलें जिनको हम खा नहीं सकते, जैसे चाय है तो चाय को हम खा नहीं सकते, कॉफी नहीं खा सकते, रबड़ है नहीं खा सकते, गन्ना है नहीं खा सकते, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अखाद्यान्न फसलें। जिसमें निम्नलिखित प्रमुख है, तो देखो खाद्य फसलें, ऐसी फसलें जिन्हें हम खाने के रूप में उपयोग में करते हैं, इन्हें हम उत्तम अनाज और मोटे अनाज के रूप में बांटते हैं। अब देखो बच्चों, एक हो गया है खाद्यान्न फसल, दूसरा हो गया है अखाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों को भी दो टाइप से हम डिवाइड कर देंगे, दिखाई दे रहा है। एक तो हो गया है उत्तम अनाज। उत्तम अनाज का मतलब हो गया है गेहूं और चावल। ये गेहूं हो गया है, ये चावल हो गया है। भारत में सबसे ज्यादा जिस फसल को हम खाते हैं वो है चावल। भारत की मैक्सिमम जनता किसको कंज्यूम करती है, चावल को। और दूसरे नंबर पे जैसे नॉर्थ इंडिया में, जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी के कुछ क्षेत्र हैं, इनमें हम गेहूं को खाते हैं। बाकी सब स्टेट्स में जैसे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया है, और साउथ इंडिया तो पूरा ही चावल खाता है।
आपको पता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तम अनाज। ऐसा अनाज जिनको हम पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, पर डे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे उत्तम अनाज बोलते हैं। और ये दो ही है, एक तो चावल हो गया है जिसको अंग्रेजी में राइस कह रहे हैं, और दूसरा गेहूं हो गया है जिसको अंग्रेजी में व्हीट कह रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो इसको नोट कर लेंगे। अब आगे चलेंगे। देखो आप लोगों से अगर पूछ लिया गया कि उत्तम अनाज और मोटे अनाज में क्या अंतर है, तो आपको ये लिखना चाहिए कि उत्तम अनाज का मतलब जिन ऐसी फसलें जिनको हम खाद्य फसल के रूप में जानते हैं, या जिनको हम पेट भरण के लिए रोज कंज्यूम करते हैं या खा सकते हैं, वो तो हो गया उत्तम अनाज। और मोटे अनाज का मतलब जिनको हम लगभग रोज नहीं खा पाते हैं, उनको हम मोटे अनाज के रूप में मानते हैं। हम ऋतु विशेष में ही इस प्रकार के जो मोटा अनाज है उस प्रकार को हम कंज्यूम करते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में जैसे सर्दियों के दिनों में हम बाजरा खाते हैं, उसे ग्रीष्म ऋतु में नहीं खाते हैं। ग्रीष्म गर्मियों में बाजरा कैसे खाएंगे हम, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो हम खा ही नहीं सकते। एक तो वैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस टेम्परेचर में हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम। राइस से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, दिखाई दे रहा है चावल उत्तम अनाज के रूप में जाना जाता है चावल को, तो इधर अंडरलाइन कर लेंगे चावल, और इसकी क्या विशेषताएं हैं और किन कंडीशंस में चावल का भारत में उत्पादन होता है, तो इसको देख लेते हैं बच्चों। देखो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, नंबर 1 पे है। मैंने कहा था भारत में मैक्सिमम जो लोग है, या भारत की जो मैक्सिमम जो जनसंख्या है, वो चावल का भोजन के रूप में यूज करती है। इस फसल के उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। अब आपको ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है, वैश्विक स्तर पे इसका कौन सा स्थान आता है, तो भारत का विश्व में चाइना के बाद दूसरा स्थान आता है। यानी चावल उत्पादन में जो चीन है उसका पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। भारत में इसका उत्पादन खरीफ फसल के अंतर्गत किया जाता है। और देखो वैसे तो चावल की बहुत सारी किस्में होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखेंगे ना, तो चावल का उत्पादन खरीफ ऋतु के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में तापमान की बात करेंगे, तो चावल के उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। एक ऐसा टेम्परेचर जब थोड़ा बहुत गर्मी या उमस वाला जो वातावरण है वो होना चाहिए, बादल होते रहने चाहिए, बरसात होती रहनी चाहिए। बार बार बरसात होगी तो वह चावल के लिए ज्यादा सही रहता है। इसी वजह से देखो वर्षा कितनी 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो बेटा 200 सेंटीमीटर वर्षा बहुत सारी होती है। ठीक है, सामान्यतः भारत के जैसे राजस्थान गुजरात में 200 सेंटीमीटर वर्षा कभी हुई नहीं है ना, तो 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा आवश्यक होती है। फिर क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत के उत्तर पूर्वी मैदानों में, ठीक है, इसका मतलब उत्तर पूर्वी मैदानों का मतलब हो गया यूपी और इससे लगते हुए जो पूर्व के जो क्षेत्र है उनकी बात की जा रही है। मैदानों में तटीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र। डेल्टाई प्रदेशों की बात की जा रही है, जहां पर नदी का डेल्टा है वहां पर इस प्रकार का एग्रीकल्चर हो सकता है। फिर प्रमुख राज्य कौन से हैं इसके उत्पादन के लिए, तो देखो पश्चिम बंगाल 1 नंबर पोजीशन है। जैसे आप लोगों से पूछ लिया गया कि चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य देश में फर्स्ट पोजीशन पे है या प्रथम स्थान है या प्रथम स्थान रखता है, तो पश्चिम बंगाल बताना है। देन उसके बाद में उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार राज्यों में भी चावल का उत्पादन होता है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से एक्सप्लेन करना है बच्चों। ठीक है, अगर आपको एसएसटी में ज्योग्राफी में इस चैप्टर में से पूरे नंबर चाहिए, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना चाहिए आंसर राइटिंग। एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देने वाला है। आगे चलेंगे, गेहूं की बात करेंगे तो भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जैसे मैंने बताया था, गेहूं के उत्पादन में भी भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान आता है। ठीक है, भारत में गेहूं का उत्पादन रबी की फसल के अंतर्गत किया जाता है। अब इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखो रबी की फसल के अंतर्गत इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल इसको यहां पर अंडरलाइन करेंगे। चावल खरीफ की ऋतु की फसल है, यानी बरसाती फसल है, लेकिन इधर गेहूं है वो रबी की फसल के अंतर्गत इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब देखो टेम्परेचर की बात करेंगे, तो क्योंकि रबी की फसल मतलब शीतकालीन फसल, तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, डाउन हो गया, यानी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। उगाते वक्त 15 डिग्री सेल्सियस और काटते वक्त 25 डिग्री सेल्सियस सफिशियंट है। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, उधर 100 से 200 था चावल में, इधर गेहूं में 50 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा बहुत होती है। क्षेत्र की बात करेंगे तो गेहूं के उत्पादन में मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी गंगा के सतलज मैदानी क्षेत्र की बात की जा रही है, और साथ ही साथ दक्कन में काली मिट्टी वाले प्रदेशों में दक्षिण भारत की बात की जा रही है, जहां जहां काली मिट्टी है वहां वहां इसका प्रोडक्शन होता है। प्रमुख राज्यों की बात करेंगे तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों से पूछ लिया गया कि गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो उत्तर प्रदेश लिखना है आपको।
उधर चावल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पश्चिम बंगाल बताना है। उसके बाद में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि गेहूं के उत्पादन में महत्वपूर्ण जगह या स्थान रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये गेहूं है। अब इसको आप आंसर राइटिंग में इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे चलेंगे। देखो बच्चों, उत्तम अनाज के बारे में पढ़ लिया है, यानी चावल के बारे में पढ़ लिया है, गेहूं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम मोटा अनाज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे इसे कि मोटा अनाज का मतलब क्या हो गया। इस प्रकार का अनाज जिसको हम भोजन के रूप में एक ऋतु विशेष में ही शामिल कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, जैसे बाजरे का हम कंज्यूम करते हैं, बाजरा खाते हैं तो वो एक ऋतु विशेष में, मक्का खाते हैं तो वो हम एक ऋतु विशेष में खाते हैं, यानी जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, बस इस 3 माह में ही हम खाते हैं। मक्के की बात कर रहा हूं मैं। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का आदि को शामिल करते हैं। इसमें पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, बाजरा खाएंगे तो पोषक तत्व तो है ही, हम जानते हैं कितनी एनर्जी क्रिएट होती है उसको खाने से। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है और कैल्शियम की मौजूदगी होती है और सूक्ष्म पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं। तो देखो, रागी की बात की जा रही है, प्रचुर मात्रा में लोहे की कमी है तो आपको क्या खाना चाहिए, रागी। लेकिन लगातार हम रागी को भोजन के रूप में साल भर नहीं खा पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है और बहुत ज्यादा एनर्जी वाली चीजों को हम लगातार कंज्यूम नहीं, हम सामान्य अनाज को हम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद में ज्वार की बात करेंगे। ये देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, इसका उत्पादन खरीफ ऋतु के अंतर्गत किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। ठीक है बेटाओ, ज्वार दिखाई दे रहा है आपको। तो ज्वार क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए ठीक होता है और इस ये तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जैसे चावल, गेहूं के अलावा अगर कोई विकल्प बचा है तो फिर वो हमारा ज्वार होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लेंगे हम। जैसे बाजरे की इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये रागी है और ये हमारे ज्वार है। अब आगे चलेंगे। बाजरा की बात करते हैं तो क्योंकि राजस्थान में और गुजरात में बाजरे को ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, तो बाजरे के बारे में, क्योंकि बाजरा खरीफ ऋतु के अंतर्गत बोया जाता है, बरसाती फसल के रूप में इसको बोया जाता है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म और शुष्क जलवायु प्रदेशों में बाजरे को बोया जाता है। ये खरीफ ऋतु की फसल है क्योंकि इस फसल की सूखा सहन करने की क्षमता ज्यादा होती है, अतः राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। गुजरात में इसका उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। बाजरे के उत्पादन के लिए दोमट, काली मिट्टी, लाल मृदा उपजाऊ होती है। अंडरलाइन कर लेना बच्चों। भारत में बाजरे का उत्पादन देखो कहां कहां हो रहा है, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किया जाता है। अब आप लोगों से पूछ लिया गया कि बाजरा उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो देखो बच्चों, राजस्थान का प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो दक्षिण भारत में जाएंगे तो कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, लेकिन देश में ओवरऑल और पूछा जा रहा है कि बाजरे के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम पोजीशन है, तो ये फर्स्ट पोजीशन किसकी है बच्चों, राजस्थान, फर्स्ट पोजीशन। और आप लोग अगर राजस्थान में रहते हैं तो आप लोगों ने देखा भी होगा, ये हम क्या करते हैं, विंटर्स में, सर्दियों में हम बाजरे को खाते हैं। दिखाई दे रहा है, बाजरे की रोटियां, बाजरे की फसल। अब आगे चलते हैं। मक्का की बात करेंगे बेटाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है मक्का, यानी मक्के का हम कई प्रकार से यूज करते हैं ना, जैसे भोजन के रूप में भी कर लेते हैं। जैसे आप कभी मूवी देखने गए हैं तो आपने पॉपकॉर्न खाया होगा, तो पॉपकॉर्न मतलब वो मक्का ही है, पॉपकॉर्न खाए होंगे, वो चीज है। तो मक्के की बात करेंगे। मक्का ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा फसल के रूप में किया जाता है। तो देखो, ड्यूल यूज है, दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो खाद्यान्न फसल के रूप में तो हम मक्का को खाएंगे ही, साथ ही साथ क्या होगा, चारा फसल है, यानी हम मक्के को तो तोड़ लेंगे, बाकी जो बच गया है अपशिष्ट उसको गाय भैंस को खिला के हम जो गाय और भैंस है उनका पालन कर सकते हैं। तो खाद्यान्न और चारा फसल के रूप में इस फसल का यूज किया जाता है। यह प्रमुख रूप से खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु कुछ राज्यों में जैसे बिहार में इसे रबी की फसल के रूप में बोया जाता है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना। देखो, मुख्यतः तो हम सब जानते ही हैं बरसाती फसल है, लेकिन बिहार में इसको शीतकाल में भी बोलिया जाता है। इस फसल के उत्पादन में पुरानी जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है। देखो, पुरानी जलोढ़ मृदा शब्द आपने खूब सुन रखा होगा मेरे हिसाब से। पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब हो गया, जैसे हमने बांगर और खादर के बारे में पढ़ रखा था, तो जो बांगर है वो किस प्रकार की मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मृदा, जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको। जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। तो इस प्रकार यानी मक्का की फसल के लिए पुरानी जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है। भारत में मक्का का उत्पादन प्रमुख रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में प्रमुख रूप से किया जाता है। तो
क्लियर है। मक्का का उत्पादन जैसे साउथ में ज्यादा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य फर्स्ट पोजीशन पे है, तो कर्नाटक को आपको फर्स्ट पोजीशन पे बताना है। क्लियर बच्चों। अब रागी की बात करते हैं। रागी के उत्पादन में भारत, बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे, रागी के उत्पादन में भारत के दक्षिण पश्चिमी, भारत के दक्षिणी पहाड़ी राज्य प्रमुख है। यानी साउथ इंडिया की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए लाल हल्की दोमट मृदा उपयुक्त होती है। इस फसल में सूखा सहन करने की क्षमता होती है, जैसे बाजरे में भी होती है। और देश में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों में प्रमुख रूप से रागी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो साउथ इंडिया में मुख्य रूप से किया जाता है। जैसे पूछ लिया गया कि देश का कौन सा राज्य रागी के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन रखता है, तो आपको क्या बताना है बच्चों, कर्नाटक बताना है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन है ये। क्लियर, तो इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, फिर आगे चलेंगे हम। देखो बच्चों, हम लोगों ने पूरा चैप्टर, लगभग आधा चैप्टर है वो पढ़ लिया है, जिसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। वापस से इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जैसे हमने एग्रीकल्चर यानी कृषि पढ़ा, जिसमें कृषि के प्रकार पढ़ लिए, जिसमें प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि पढ़ा है। उसके बाद में देखो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं, तो इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ा। फिर स्थानांतरित कृषि के हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, ये पढ़ लिए। उसके बाद में विश्व के विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि को किन नामों से जाना जाता है, ये भी पढ़ लिया। उसके बाद में हमने गहन निर्वाह कृषि पढ़ा, क्या होता है गहन निर्वाह कृषि, कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक कृषि, उधर पूर्ति के लिए हमारे पास अनाज हो रहा था, तो हमने क्या किया, व्यापारिक यानी लाभांश प्राप्त करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कृषि की। के बाद में हमने क्या पढ़ा, रोपण कृषि के बारे में पढ़ लिया कि रोपण कृषि क्या होती है, तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही रोपण कृषि को शामिल करते हैं हम। फिर देखो ऋतु के आधार पर कृषि का रबी, खरीफ और जायद में वर्गीकरण कर दिया। फिर देखिए आगे भारत की मुख्य जो फसलें हैं, उसमें खाद्य फसलों की बात करें, खाद्य फसलों को हमने उत्तम अनाज और मोटा अनाज में वर्गीकृत कर दिया था। फिर देखो आगे चावल को हमने पढ़ लिया, फिर हमने गेहूं पढ़ा जो कि उत्तम अनाज था, फिर हमने अन्य मोटा अनाज के रूप में हमने ज्वार को पढ़ा, हमने बाजरे को पढ़ा, हमने मक्का को पढ़ा, रागी को पढ़ा। एंड देन ये कंटेंट हमारा आधा चैप्टर जो है वो लगभग पूरा हो गया है। अगर आपको बिल्कुल समझ में आया तो भूमिका ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।